हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। तो FIR, दो द वर्ड इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन CRPC, बट सेक्शन 154 टॉक्स अबाउट FIR। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 ऑफ CRPC विच टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सी हेडिंग्स हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू FIR। तो पहला हम लोग देखेंगे जनरल मीनिंग क्या होता है FIR का और सेक्शन 154 किस चीज़ के बारे में बात करता है। फिर हम लोग देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ FIR। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है बिहाइंड FIR, देन रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड FIR, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इन सब से रिलेटेड केसेस देखेंगे। डिले इन लॉजिंग FIR, उसका क्या इफेक्ट होगा। एंड लास्ट वी विल डिस्कस एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR एंड इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू इट। तो FIR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्री एज वेल एज मेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ FIR से। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में CRPC की डिस्कस किया था कॉग्निजेबल केसेस या ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस या ऑफेंसेस क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होती हैं इन विच द पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। बिना वारंट के ही, बिना ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के ही पुलिस अरेस्ट कर सकता है ऑफेंडर को, बिकॉज दीज ऑफेंसेज आर सीरियस इन नेचर एंड इन ग्रेविटी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट लेना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, वो कैसे लॉज होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगी, वो चैप्टर 12 154 से डिस्कस किया गया है ऑनवर्ड्स 176 तक। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से आएगी ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। सो अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2C में CRPC में, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उस इंफॉर्मेशन को 154 में लॉन्च किया जाता है, जिसको कॉमनली FIR कहा जाता है, बट द वर्ड इज नॉट यूज्ड एनीवेयर। FIR शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा, इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उसको लॉन्च किया जाता है सेक्शन 155 में और उसको कॉमनली कहते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, सीरियस नेचर की ऑफेंस हुई है, फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग देखेंगे कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन 154 में आएगी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन 155 में NCR में आएगी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है FIR 154। तो FIR का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो FIR इज द इंफॉर्मेशन about the commission of offense, FIR is an information about commission of cognizable offense given to the police first in point of time। तो ये जनरल मीनिंग है FIR का। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पुलिस को दी जा रही है अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ FIR जो कि 154 में मेंशन्ड है। सो लेट्स डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ FIR नाउ एज गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो पहला एसेंशियल है कि इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकेंड एसेंशियल है कि दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू हुम। तो ये इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है? इट इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दिस इंफॉर्मेशन मे बी ओरल या ये राइटिंग में हो सकती है। इट इज गिवन इन ओरल, अगर ये ओरली दी जा रही है ऑफिसर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन तो इट शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग, इसको लिखित में दर्ज कर लेना चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी साइंड बाय इंफॉर्मेंट। जो इंफॉर्मेशन व्यक्ति दे रहा है
उसको इसमें साइन करना होगा। नेक्स्ट, ये इंफॉर्मेशन कहाँ एंटर की जाएगी? तो एक बुक होती है जनरल डायरी जिसको कहते हैं पुलिस स्टेशन में। जनरल डायरी में ये दर्ज की जाती है, लॉन्च की जाती है। अब जनरल डायरी का क्या फॉर्मेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, स्टेट गवर्नमेंट इसका फॉर्म प्रिस्क्राइब करती है। एंड लास्टली, कॉपी ऑफ FIR इज गिवन टू इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं FIR के। पहला है कि इंफॉर्मेशन किस ऑफेंस की होनी चाहिए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? तो सेक्शन 2C में डिफाइंड है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसी होती है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होती है जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ मेंशन्ड है, कैसे पता चलेगा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? तो वो फर्स्ट शेड्यूल में CRPC में एंड में लिखा हुआ है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज की जाएगी। दूसरा है कि किसको दी जाएगी FIR? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उनको दी जाएगी। अब किस फॉर्म में दी जाएगी? तो ये ओरल दे सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं। जब ओरल देंगे तो उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में, उसको भी राइटिंग में लिख लेना होगा। इट शुड बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट को साइन करना होगा और उनको पढ़ के सुनाया भी जाएगा। इट शुड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट एंड ही शुड साइन इट। तो ये हो गया। और कहाँ इंफॉर्मेशन लॉन्च की जाएगी? तो जनरल डायरी होती है पुलिस स्टेशन में, उसमें सारे ये FIR लिखी जाती है। एंड कॉपी ऑफ FIR इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। उसी FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को। दीज आर एसेंशियल्स ऑफ FIR एज मेंशन्ड अंडर 154। तो FIR सर्व्स टू पर्पस। तो पहला FIR का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि इट सेट्स क्रिमिनल लॉ इन मोशन। और दूसरा पर्पस है FIR का या ऑब्जेक्ट है कि इट गिव्स द अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन बताती है FIR अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो ये अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंस देती है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है FIR के। अब एक केस आया था सोमा भाई वर्सेस गुजरात, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में ऑब्जर्व किया था कि टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस देन इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज FIR। सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कहा गया कि अगर टेलीफोन में कोई पर्सन बात कर रहा है और टेलीफोन में वो बताता है कोई ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो टेलीफोनिक मैसेज भी FIR की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोवाइजो विच इज अटैच्ड टू सेक्शन 154। सेक्शन 154 में एक प्रोवाइजो अटैच किया गया था। तो इसको अटैच कब किया गया था? 2013 में। और फर्दर इसको अमेंड किया गया था 2018 में। तो प्रोवाइजो क्या कहता है वो अब हम लोग समझते हैं। द प्रोवाइजो टू सेक्शन 154 states that if the information is given by women against whom offences mentioned under the proviso have been committed, like 326A or B which relates to acid attack, 354, 376, तो ऐसे केसेस में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी वुमेन पुलिस ऑफिसर या कोई वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड की करेगी। फर्दर प्रोवाइजो कहता है कि इफ़ द पर्सन अगेंस्ट होम ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 354, 376 ऐसी ऑफेंसेस उनके साथ हुई हैं एंड सच पर्सन इज़ टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, तब ऐसी सिचुएशन में उनकी इन्फॉर्मेशन उनके रेजिडेंस पे रिकॉर्ड की जाएगी या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जहां वो चाहे उधर ही रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन को वीडियोग्राफ किया जाएगा और इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर का भी मदद ली जाएगी। हम लोगों ने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ FIR, हम लोग ने एसेंशियल्स देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। अभी तक हम लोग ने समझा FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। व्हाट इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड दैट FIR? तो एज एन एग्रीव्ड पर्सन मेरे पास क्या रेमेडी होगी? तो ये इस हेडिंग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड FIR। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 154 के क्लॉज 3 में। इफ ऑफिसर इन चार्ज of that police station he refuses to record my FIR, then the aggrieved person, जो aggrieved है, he will send that substance of information in writing,
वो जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो देने जा रहा था, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया, वो लिखित में इन राइटिंग ही विल सेंड वाया पोस्ट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पोस्ट करेगा वो लिखित इंफॉर्मेशन टू एसपी। अब ये 154 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। अब एसपी क्या करेंगे? अब इफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही इज सेटिस्फाइड दैट ये इंफॉर्मेशन ऐसी है विच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एसपी को लगा कि हाँ ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रही है, तब एसपी क्या करेंगे कि ही में इधर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, वो डायरेक्ट दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इस इंफॉर्मेशन में, या फिर ही विल इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ। अगर अब क्या होता है तीसरे स्टेप में, अगर एसपी ने भी मेरी इंफॉर्मेशन पे कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ उसको भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया, तब क्या होगा? तीसरे स्टेप में पहले तो पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, फिर एसपी ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। देन इफ एसपी ऑल्सो डजेंट एक्ट ऑन माई इंफॉर्मेशन, देन मेरे पास रेमेडी क्या होगी? तीसरी रेमेडी है मेरे पास 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्क्रिशन है, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन चाहे तो वो करवाए चाहे ना करवाए। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें हम रजिस्टर करवा सकते हैं। पहला है कि 154 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास जाके उनसे कहें कि रजिस्टर करें एफआईआर। अगर उनने नहीं करा तो 154 क्लॉज 3 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाए, वो इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे या किसी से करवाएंगे अगर उनको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो तीसरी रेमेडी है 156 क्लॉज 3 में, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि मेरी एफआईआर रिफ्यूज कर दी गई है और आप रजिस्टर करिए। तो मजिस्ट्रेट यहां पर क्या करेंगे? ही मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और ही मे नॉट। तो इसमें मे वर्ड यूज हुआ है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर 156। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड एफआईआर एंड द रेमेडीज अवेलेबल। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी है कि नहीं, एंड इट वाज आंसर्ड इन दीज 2 लीडिंग जजमेंट्स, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। इन दोनों केसेस में कोर्ट ने ये माना कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी है कि एफआईआर को रजिस्टर करना ही करना है इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये दोनों केसेस में सेम चीज कही गई। अब ये रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कोर्ट ने कहा कि करना चाहिए एफआईआर का? तो इसके पीछे 2 रीजन है, 2 कारण है। पहला है कि सेक्शन 154 में जो वर्ड यूज हुआ है वो शैल यूज हुआ है, ना कि मे। तो शैल जहां पर यूज हुआ है इसका मतलब वहां मैंडेटरी है कोर्ट का ऊपर की रजिस्टर करना ही है। दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन यूज किया गया है एंड द वर्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट क्वालिफाइड विद एनी अदर वर्ड लाइक रीजनेबल इंफॉर्मेशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग सेक्शन 41 देखें सीआरपीसी का, जहां पर अरेस्ट के बारे में कहा गया है, तो कहा गया है कि अरेस्ट तभी होना चाहिए जब पुलिस के पास कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन आई हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हो। तो यहाँ जो वहां पर सेक्शन 41 में इंफॉर्मेशन शब्द को क्वालिफाई किया गया है कि रीजनेबल इंफॉर्मेशन होगी तभी अरेस्ट किया जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, रीजनेबल हो चाहे ना हो, क्रेडिबल हो चाहे ना हो, वो रजिस्टर की जाएगी अंडर सेक्शन 154। इन्हीं दोनों की वजह से ये कहा गया कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एफआईआर का। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर if the information discloses the commission of cognizable offense. The police does not have any option to conduct a preliminary inquiry and then proceed to register FIR. In State of Haryana versus Bhajan Lal 1992, Supreme Court has held that the word information in section 154 is not qualified by the term reasonable. By omitting the word reasonable and credible, the intent of legislature is clear that no discretion is given to the police to lodge the FIR. तो हम लोग पढ़ते हैं डिले इन लॉजिंग एफआईआर। अगर एफआईआर लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा देर की गई है, डिले की गई है, तब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो जनरली अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ है तो
कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है उस चीज़ से। बट अगर डिले बहुत लॉन्ग है, बहुत दिन के बाद, ऑफेंस होने के बहुत दिन के बाद अगर इन्फॉर्मेशन लॉन्च की जा रही है, या फिर वो जो डिले है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों इतनी देरी हो गई इन्फॉर्मेशन लॉन्च करने में, तब वो डाउट क्रिएट कर सकता है एंड इट मे वीकन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इससे एक रिलेटेड केस है पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें क्या हेल्ड हुआ था हम लोग समझते हैं। डिले इन लॉजिंग FIR, Palani versus State of Tamil Nadu 2020. Supreme Court has held that delay in lodging FIR is normally viewed by courts in suspicion because there is possibility of concoction of evidence against the accused. The duty of the prosecution to satisfactorily explain the delay and afford plausible explanation. A mere delay in registration of FIR cannot be a ground of throwing away the prosecution case. Long and unexplainable delay may create doubt or raise suspicion as to how the incident has happened. अब हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू FIR। सबसे आखिरी हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट FIR, दैट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR। FIR कहाँ तक यूज हो सकता है एज एन एविडेंस। तो सबसे पहला है कि FIR इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, और इसको हेल्ड किया गया था इन द केस ऑफ द्वारिका प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा गया था कि FIR इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ द पर्सन रजिस्टरिंग FIR, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी। तो दो पर्सन्स अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला है कि नॉन अक्यूज्ड आ सकता है FIR रजिस्टर करवाने, या फिर अक्यूज्ड खुद जा सकता है FIR रजिस्टर करवाने। एक एक का समझते हैं। अगर नॉन अक्यूज्ड है, वो जाता है FIR लॉन्च करवाने, रजिस्टर करवाने, तो उसका स्टेटमेंट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी, उस FIR को कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एविडेंस में। तो ये ऑब्जर्व किया गया था इन द केस ऑफ अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें कहा गया था कि द स्टेटमेंट मेड इन FIR कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन और कोरॉबरेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन और कोरॉबरेशन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब टू डिनाई द ट्रूथ, मीन्स अगर FIR में उसने कोई एक स्टेटमेंट बोला और कोर्ट के सामने जब उसका एग्जामिनेशन हुआ तो उसने दूसरा स्टेटमेंट बोला, तो उस FIR के स्टेटमेंट को निकाल के उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ये 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में डिस्कस किया गया है। तो उसको स्टेटमेंट अलग अलग दे रहा है, तो उसका पिछला स्टेटमेंट को दिखा के ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं टू इम्पीच हिज क्रेडिट। अब कोरॉबरेशन क्या होता है? कोरॉबरेशन मीन्स टू सपोर्ट। कोरॉबरेशन मतलब FIR में जो उसने बोला वही चीज़ वो कोर्ट में जाके बोल रहा है, तो उसके सेम स्टेटमेंट्स हो गए। तो हिज अर्लियर स्टेटमेंट कैन बी यूज टू शो कि वो सही बोल रहा है, वो अभी भी उसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ उसने पहले भी यही बोला। तो ये कोरॉबरेशन होता है, ये दिया हुआ है सेक्शन 157 में। ये हो गया नॉन अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड अगर कोई स्टेटमेंट देता है आकर FIR में, तो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी? अक्यूज दो तरह का स्टेटमेंट दे सकता है, या कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकता है या नॉन कन्फेशनल। कन्फेशनल वो बोलेगा कि आई हैव कमिटेड द ऑफेंस, तो अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देता है तो इसकी इट विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर इट इज़ इनएडमिसिबल, तो ये इनएडमिसिबल हो जाएगा पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट। जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है FIR में वो यूज़ होगा। किन किन सेक्शंस में यूज़ हो सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट में? तो सेक्शन 8 में यूज़ हो सकता है टू शो मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, या फिर सेक्शन 32 क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज़ हो सकता है, या फिर सेक्शन 21 में यूज़ हो सकता है। तो ये हो गया एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR। सो आज की हम लोग ने क्लास में डिस्कस करा सेक्शन 154 CRPC विच टॉक्स अबाउट FIR गिवन अंडर चैप्टर 12। हम लोग ने डिस्कस करा मीनिंग, एसेंशियल्स ऑफ FIR, ऑब्जेक्ट बिहाइंड रजिस्टरिंग FIR, फिर हम लोग देखा रिफ्यूजल टू लॉन्च FIR, डिले इन फाइलिंग FIR, फिर हम लोग ने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और एविडेंशियरी वैल्यू भी देखी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ। थैंक यू सो मच।